नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर डेडिया उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार हम आपको टॉपिक वाइज कोर्स भी करा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में, और साथ ही साथ आपको प्रश्न भी उस पर बेस्ड करा रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वाला। ये आपने हैंड रिटन नोट्स नहीं देखे हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। और बाकी जितने भी चैप्टर रहेंगे सब पहले करा चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन टॉपिक पर साइंस के अंतर्गत हम बात करेंगे 50 प्रश्नों की। तो 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्यावरण शब्द का अर्थ जो है वो मुख्य रूप से क्या है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है केवल। तो आपको पता है ना, सीटेट में वैसे भी केवल वाले नेगेटिव सेंस को दर्शाते हैं। केवल हमारे आसपास की वायु, केवल सजीव जीव, केवल निर्जीव। तो ये तो ऑप्शन कट जाएंगे, बचेगा बी ऑप्शन, यानी हमारे चारों ओर जो सब कुछ है जिसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यही कहलाता है हमारा पर्यावरण। तो ये आपको तो पता ही है कि इसमें वायु, जल, मिट्टी, पौधे सभी जो है वो शामिल है। दूसरा प्रश्न आपका है कि पर्यावरण के जैविक घटकों में से किन्हें शामिल किया जाता है। जैविक घटक बताया था ए बायोटेक और बायोटेक करके। तो तापमान और प्रकाश, मिट्टी और जल, सभी सजीव जीव जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर खनिज लवण, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सभी जितने भी सजीव जीव आते हैं जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक ये सब आते हैं, तो पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी सजीव जैविक घटक कहलाते हैं। इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में जो है वो बांटा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में इन्हें क्या कहा जाता है। उपभोक्ता कहते हैं, अपघटक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, परजीवी। क्या कह रहा है यहाँ पर, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बस ये पॉइंट को देख करके आपको आंसर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पादक। हरे पौधे ही है ना जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र का प्रथम पोषण स्तर होते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका है कि मृत जीवों एवं जैविक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का कार्य कौन करते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या शाकाहारी। मृत जीवों पर कौन अटैक करते हैं, आपको मैंने बताया भी था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी अपघटक जो है वो हो जाएगा। बैक्टीरिया और फफूंद जैसे जीव जो होते हैं वो अपघटक यानी डीकंपोजर जो है वो होते हैं। ये मृत जैविक पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों को फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। पांचवा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है। आपसे पूछा गया अजैविक घटक नहीं है मतलब जैविक घटक है। तो प्रकाश है, तापमान है, जल है, केचुआ है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पर्यावरण का अजैविक घटक कौन सा नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा डी, केचुआ। केचुआ एक सजीव प्राणी है और ये आपका घटक है, जैविक घटक है। प्रकाश, तापमान, जल, वायु ये सब आपके अजैविक घटक हैं। क्योंकि प्रश्न में आपसे कह रहा था कौन सा जैविक घटक नहीं है, मतलब जैविक पूछ रहा था, और जैविक क्या है तो केचुआ है। छठा नंबर प्रश्न आपका है कि किसी निश्चित क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली परस्पर क्रियाओं का तंत्र क्या कहलाता है। जीवमंडल, पारिस्थितिक तंत्र, खाद्य जाल या फिर बायोम। जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो होने वाली परस्पर क्रिया है उसके तंत्र को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। सजीव और निर्जीव जो होते हैं ना, सजीव और निर्जीव, इनके पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों से ये बनता है आपका इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण का एक कार्यात्मक इकाई है। सातवां नंबर प्रश्न आपका है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। पौधे, मिट्टी, सूर्य या जल। आपको पता है कि किसके थ्रू आपका पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, तो बस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का अंतिम और मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। और इसी ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में जो है वो होता है। अगला है प्रश्न नंबर 8 की खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कौन सी दिशा में होता है। बहुदिशीय होता है, एक दिशा में होता है, चक्रीय होता है या विपरीत दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला में आपको पता है ना कि जब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, घास है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को जो है अगला, तो ये क्रम में चलता है, एक दिशा में चलता है, एक डायरेक्शन में चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी एक दिशा में। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रवाह उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर हमेशा एक ही दिशा में होता है, और ये ऊर्जा वापस सूर्य की ओर जो है वो नहीं जाती है। नवा नंबर प्रश्न है आपका कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनी जो जटिल संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। पोषण स्तर, खाद्य जाल, ऊर्जा पिरामिड या फिर बायोमास। बताइए कौन सा सही होगा। खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनी जटिल संरचना को क्या कहते हैं। आंसर कहते हैं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खाद्य जाल। प्रकृति में कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इस जटिल नेटवर्क को कहते हैं फूड वेब या खाद्य जाल।
10वां नंबर प्रश्न आपका है कि लैंडमैन, इनका 10% का नियम किससे संबंधित है बताइए। जल चक्र से, ऊर्जा के प्रवाह से, प्रदूषण से या जनसंख्या वृद्धि से। लिंडमैन का 10% का नियम किसके संबंध में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित है। तो लिंडमैन के अनुसार एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है और जो 90% ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के प्रवाह। 11 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक पिरामिड की जब बात करते हैं तो सबसे नीचे आधार पर कौन से पोषण स्तर को दर्शाया जाता है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक या तृतीयक। आपको मैंने दिखाया भी था, जिसमें आपको याद होगा तो एक पिरामिड दर्शाया था जिसमें हमने सबसे नीचे तरफ आपको घास बना करके चित्र में दिखाया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे नीचे की बात किया गया है तो उत्पादक हो जाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल में देखेंगे तो घास या पौधे हो आएंगे। ये आधार पर होते हैं क्योंकि इनकी संख्या और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये भी चीज़ मैंने क्लियर आपको की थी कि संख्या के आधार पर अलग होता है, जैव भार के आधार पर अलग होता है, ऊर्जा का पिरामिड अलग होता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। अगला है मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं जैसे कैक्टस हो गया, इसमें पत्तों का कांटों में बदल जाना किस प्रकार का अनुकूलन है। संरचनात्मक अनुकूलन है, क्रियात्मक है, व्यवहारिक है या जलवायु परिवर्तन है। ये मैंने आपको बताया ना था कि जो अगर पत्तियां हैं उसमें आपका जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं और रंध्र से आपका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, और वहाँ पर जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर तो इतना जल होता नहीं है, इसलिए इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संरचनात्मक अनुकूलन। जल की बचत के लिए शरीर की संरचना में हुआ यह परिवर्तन संरचनात्मक अनुकूलन है, स्ट्रक्चरल एडेप्शन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न नंबर 13 है कि कार्बन, नाइट्रोजन और जल जैसे जो पोषक तत्व हैं उनका पर्यावरण में पुनः उपयोग होने की क्रिया क्या कहलाती है। खाद्य श्रृंखला, जैव भू रासायनिक चक्र, अपघटन या प्रकाश संश्लेषण। आंसर हो जाएगा आपका जैव भू रासायनिक चक्र। इन चक्रों में बायोकेमिकल साइकिल्स के माध्यम से पोषक तत्व सजीव और निर्जीव पर्यावरण के बीच लगातार घूमते रहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि जल चक्र में जलवाष्प का ठंडा होकर के बूंदों के रूप में जो बादलों का निर्माण करना होता है वो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, वर्षण कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है जल ठंडा होकर बूंदों के रूप में आ रहा है, उस कंडीशन को लेकर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा संघनन। जलवाष्प का ठंडी हवा के संपर्क में आकर तरल अवस्था यानी बादल में बदलने की प्रक्रिया को जो है वो संघनन या कंडेंसेशन जो है वो कहेंगे। संघनन के अलावा आपका गलनांक, हिमांक, ये सब भी शब्द जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है बताइए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन मैंने आपको बताए भी थे, तो इसमें से देखिए कोयला है जो कि सीमित मात्रा में है, पेट्रोलियम भी सीमित, प्राकृतिक गैस भी, पर सौर ऊर्जा अपार भंडार है। तो इस आधार पर आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा सही होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये सब नवीकरणीय है क्योंकि ये प्रकृति में बार बार उपलब्ध होते हैं, और आप कहेंगे असीमित मात्रा में भी कह सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि वे संसाधन जो सीमित मात्रा में और जिनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं उसे क्या कहते हैं। जैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या कृत्रिम संसाधन जो सीमित मात्रा में। तो अभी मैंने बताया सीमित मात्रा में है तो अनवीकरणीय संसाधन में जो है वो आ जाएंगे, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन्हीं को ही हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। एक बार समाप्त अगर हो गए तो फिर आप इन्हें तुरंत प्राप्त जो है वो नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है 17 कि पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। एजी टांसले ने, अर्नेस्ट हैकेल ने, चार्ल्स एल्टन ने या फिर ईपी ओडम। कौन सा सही होगा। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने किया था। आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने 1886 में ओकॉस और लोगोस इससे मिलकर के इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। तो अर्नेस्ट हैकल आपका यहाँ पर सही होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि पारितंत्र शब्द की अगर बात करें और उसकी एकीकृत संकल्पना की बात करें तो 1935 में किसके द्वारा दी गई थी। तो बताइए, एडवर्ड स्यूस हैं, एजी टांसले हैं, लिंडमैन हैं, जोसेफ ग्रिनेल हैं। पारितंत्र शब्द और उसके एकीकृत संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा एजी टांसले। इन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम, पारितंत्र शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। टांसले वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है काफी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर जीवन के कुल क्षेत्र, जीवमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग बताइए किसने किया। हेल्टन, एडवर्ड स्यूस, अर्नेस्ट हैकल या फिर ईपी ओडम।
जीवमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? आंसर की बात करते हैं तो एडवर्ड स्यूस सही होगा। इन्होंने 1875 में जीवमंडल यानी बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। अगला है आपका पारिस्थितिक पिरामिड। इसकी संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? एल्टन, चार्ल्स एल्टन या टांसले या फिर लिंडमैन या फिर यूजीन ओडम, किसके द्वारा दी गई थी पारिस्थितिक पिरामिड की संकल्पना? आंसर हो जाएगा चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में संख्या, जय भार और ऊर्जा के पिरामिड की अवधारणा जो है वो दी थी। यही मैंने बताए थे कि 3 आधार आपको देखने को मिलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि ऐसा विकास जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे परंतु भविष्य की पीढ़ियों से समझौता ना करे, उसे क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे, तीव्र विकास कहेंगे, सतत विकास कहेंगे या औद्योगिक विकास कहेंगे? मतलब भविष्य की पीढ़ियों को लेकर के भी, उनकी आवश्यकताओं को लेकर के भी ध्यान में रखें। आंसर हो जाएगा आपका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक परिभाषा जो है 1987 में ब्रटलैंड आयोग के द्वारा जो है वो दी गई थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड 1987 ब्रटलैंड आयोग, ये भी याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट भाग है जो कि जल से ढका हुआ है? 29%, 50%, 71% या 97%? मैंने आपको बताया था कि जल की मात्रा तो बहुत है पर पीने योग्य जो जल है वो उसकी मात्रा बहुत कम है। यहाँ पर कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका 71%। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से अधिकांश 97% जल जो है वो खारा जल है जो कि पीने योग्य नहीं है। अगला है आपका, इसमें जो 97% होता है ना, इसमें भी जो 3% है वो सब पूरा सब नहीं है आपका पीने योग्य। उसमें ग्लेशियर भी आ जाएंगे, नदियाँ आ जाएंगी, पहाड़ आ जाएंगे, मतलब नदियाँ पहाड़ नहीं, नदी, ये सब का पानी भी जो है वो आ जाएगा। अगला है ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसका मुख्य लाभ क्या होता है? प्रारंभिक लागत कम होती है, पानी की सबसे अधिक बचत होती है 30 से 70%, वाष्पीकरण अधिक होता है या केवल गेहूं के लिए उपयुक्त है? तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली का मेन लाभ क्या होता है? आंसर की बात करते हैं ड्रिप सिंचाई, तो आपका हो जाएगा पानी की सबसे अधिक बचत होती है 30 से 70% तक। इसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है जिससे पानी की भारी बचत होती है। मैंने आपको याद होगा 2 टाइप के अंतर भी इसमें जो है वो बताए थे। अगला है छत से वर्षा का पानी इकट्ठा करके भूजल को रिचार्ज करने की विधि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, वर्षा जल संचयन, जल प्रदूषण या सतही प्रवाह? आपको ध्यान होगा एक चित्र दिखाया था, उसकी छत ढालू टाइप की थी, उसमें से एक पाइप टाइप का लगा हुआ था, नीचे टाइप का एक कंटेनर टाइप का था जिसमें आपका पानी इकट्ठा हो रहा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं इसको। तो इस विधि का उद्देश्य जल संरक्षण करना और भूजल स्तर को बढ़ाना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जितने भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो जो हमने पढ़ा है उसी पर ही बेस्ड है, यही कहीं किसी किताब में नहीं है, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन ये खुद जो है वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं और इसीलिए आपको सारे उन्हीं टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो आपने पढ़े हैं। तो चिपको आंदोलन 1973, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल प्रदूषण रोकना, वन्य जीवों का शिकार रोकना, वनों की अंधाधुंध कटाई का विरोध करना, वन संरक्षण और बांध निर्माण का समर्थन करना। कौन सा सही होगा? 25 क्वेश्चन मतलब आधे हो चुके हैं। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आप के जो है वो मोटिवेशन का काम हमारे लिए करते हैं, ताकि इसी प्रकार हम ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारे टॉपिक आपके लिए लाते रहें। आंसर की बात करते हैं चिपको आंदोलन, तो आंसर हो जाएगा वनों की अंधाधुंध कटाई का विरोध और वन संरक्षण। तो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। इसमें महिलाओं ने पेड़ों से चिपक करके उनकी रक्षा की थी। आपको चित्र भी मैंने दिखाया भी था जिसमें एक इनका नारा टाइप से भी लिखा हुआ था। तो वनों की अंधाधुंध कटाई वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है वनों की कटाई का सबसे गंभीर दुष्परिणाम क्या होता है? वर्षा में क्या वृद्धि होती है अगर वन काटे जाते हैं? जैव विविधता में वृद्धि होती है, मृदा अपरदन और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है या भूजल स्तर का बढ़ना? अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी समझ पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आपने समझ लिया है वनों की कटाई का प्रभाव को तो ये आप आसानी से कर ले जाएंगे। आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, मृदा का अपरदन और बाढ़ की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे मृदा अपरदन कैसे पेड़ की कटाई से रिलेटेड है? तो जो मिट्टी है, जो आप देखते हैं जो जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। जब पानी बरस रहा है या आप कह सकते हैं नदियाँ बह रही हैं तो वो अपने साथ कटाव भी करते हुए चलती हैं। तो जब आपका पेड़ आप काट देंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पेड़ नहीं होगा तो मिट्टी को रोक नहीं पाएगा, तो मृदा अपरदन जो है वही घटना वहाँ से आती है और इसी से ही बाढ़ की संभावना जो है वो बढ़ भी जाती है। एक चीज़ आपने और भी नोटिस की होगी कि जो आपका मलबा वगैरह होता है ना, बह बह करके आता है, तो जितना रास्ते में रोकने वाले बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जड़ हैं आपकी
पेड़ पौधे हैं वो रोकते हैं, उसके बहाव को धीमा भी करने का काम करते हैं। तो पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और वनों के कटने से मिट्टी का जो कटाव है, अपरदन, वो आपका तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वन आच्छादन कितना % है? 33 या 21.76 या 24.62 या 15%? कौन सा सही होगा? आंसर होगा 21.76%। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन आच्छादन है 21.76%, वन और वृक्ष आवरण मिलाकर के ये 24.62% है। अगला क्वेश्चन नंबर है 28 की प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण इनमें से कौन सा है जो सीधे वातावरण में छोड़ा जाता है? ओजोन है, पैन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? प्राथमिक प्रदूषण का इसमें से कौन सा उदाहरण है? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO। CO, SO2 और धूल कण प्राथमिक प्रदूषक हैं। ओजोन और जो पैन है वो रासायनिक क्रिया से बनने वाले द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो दोनों में आपको पता होना चाहिए कौन प्राथमिक में आते हैं, कौन द्वितीयक में आते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसेस उत्तरदायी हैं? तो बताइए। CO और CO2 है, SO2 और NOx करके है, मीथेन और CFC, ओजोन और नाइट्रोजन है, कौन सा सही होगा? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसेस में आपका बी वाला ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, और NOx या NO2 करके भी लिखा जाता है। तो ये गैसें जलवाष्प के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा होती है। ये भी ध्यान रखिएगा क्या क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल। अगला देखते हैं, H2SO4 और HNO3 बनता है। अगला है प्रश्न नंबर 30 की वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक वृद्धि का मुख्य जो प्रभाव है वो क्या देखने को मिलता है? ओजोन परत का क्षरण होता है, या फिर ध्वनि प्रदूषण होता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, या जल प्रदूषण होता है? कौन सा सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक वृद्धि से? तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसेस हैं, सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, और यही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव आप देखते हैं, जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपकी घटनाओं के रूप में देखने को मिलती हैं। अगला है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस इनमें से कौन सी है? तो CH4 मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, या फिर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है? कौन सा सही होगा? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस है आपकी ऑप्शन नंबर C, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। CFC गैस जो होती है समताप मंडल में ओजोन को तोड़ती है, जिससे हानिकारक UV किरणें पृथ्वी पर आ सकती हैं, और इसीलिए आपने देखा भी था, मैंने आपको बताया भी था कि अंटार्कटिका जो है वहाँ पर एक बड़ा सा छिद्र जो है वो देखा गया है इसी ओजोन लेयर में, समताप मंडल में देखने को मिलती हैं। CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है 32 कि जापान में पारे से प्रदूषित जल के कारण कौन सा घातक रोग हुआ? इटाई रोग, मिनीमाता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर हैजा? कौन सा सही होगा? पारे से प्रदूषित जल के कारण कौन सा घातक रोग होता है? अब प्रश्न में थोड़ा सा जापान शब्द भी जोड़ दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आंसर की बात करते हैं तो पारे से मिनीमाता रोग होता है। पारे यानी Hg की अधिकता से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग होता है मिनीमाता रोग। आपको याद होगा कि जो हम चैप्टर कवर कर रहे थे तंत्रिका तंत्र वाला, तो वहां पर भी हमने ये रोग को पढ़ा था। फिर स्वास्थ्य वाला ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें भी हमने मिनीमाता रोग को कवर किया, तो आपकी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 33 कि प्रदूषित जल में कैडमियम की उपस्थिति से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मिनीमाता है, इटाई है, फ्लोरोसिस है, या फिर टाइफाइड है? तो प्रदूषित जल में कैडमियम की उपस्थिति से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी इटाई। कैडमियम युक्त जल पीने से इटाई रोग होता है, जिसमें हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। तो ये आपका कैडमियम से इटाई आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता अगर हो जाती है तो शिशुओं में कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट्रेट से पीलिया होता है, मिनीमाता तो पारा भी देख चुके हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, या मलेरिया होता है? मलेरिया भी नहीं होगा। तो बचे एक दो ये ऑप्शन जिनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और बिल्कुल आपका शिशुओं की बात कर रहा है तो बचेगा क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की जब बात करते हैं तो नाइट्रेट के कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है, इसीलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इसके नाम में ये ब्लू बेबी, और शिशु का शरीर भी नीला पड़ रहा है, तो उससे भी आप इसे समझ करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, डेसिबल है, पास्कल है, या फिर फैदम है? कौन सा सही होगा? ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई इनमें से जो है वो कौन सी है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है और 55 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 36 कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या फिर अर्थ समिट?
कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है। 1987 में कौन सा संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से? आंसर की बात करते हैं तो आपका लेयर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये समझौता सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए किया गया था। तो आंसर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 37 कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस जैसे जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए 1997 में कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था? जो ऊपर वाला था वो 1987 में लाया गया था, और ये पूछा जा रहा है 1997 में, और वो ओजोन लेयर से रिलेटेड था, ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। तो मॉन्ट्रियल होगा, क्योटो होगा, स्टॉकहोम होगा या रामसर कन्वेंशन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत तो विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अगला क्वेश्चन 38 है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य किस समझौते में निर्धारित किया गया था? पेरिस समझौता 2015, क्योटो प्रोटोकॉल या रियो अर्थ समिट या रामसर संधि, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम, आंसर हो जाएगा आपका पेरिस समझौता 2015। 2015 का पेरिस समझौते का मुख्य लक्ष्य था ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको सीमित करना। अगला क्वेश्चन 39 है कि राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषता इनमें से क्या है? इसमें चराई की अनुमति होती है, इसमें मानव गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं, ये केवल पौधों के लिए है, या इसमें कोई कानूनी सुरक्षा ही नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करते हैं तो मेन विशेषता इसकी ये होती है कि इसमें मानव गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा दी जाती है और मानवीय हस्तक्षेप इसमें सख्त मना होता है कि आप इसमें शामिल राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं कर सकते। अगला 40 नंबर प्रश्न है कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? 1971, 1981, 1992 या 2002? तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1971। इसमें ईरान का रामसर शहर था जिसमें यह हुआ था संधि, और भारत में इसके तहत कई स्थल शामिल किए गए थे। अगला है प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट है या सुंदरवन है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका जिम कार्बेट। जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है, भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में जो है ये बनाया गया था। इसी का पहले नाम कुछ और था, वो आपको देखने को मिलता है हेली नाम से। अगला क्वेश्चन है 42 कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जिसे 1986 में घोषित किया गया था? तो सुंदरवन है, नंदा देवी है, नीलगिरी है या पंचमढ़ी है? कौन सा सही होगा? पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जिसे 1986 में घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी 1986 भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका है। अगला है 43 क्वेश्चन आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1971 या 73 या 1980 या 1992? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जब भी बात करते हैं आंसर हो जाएगा 1973। तो ये आपका सही होगा। बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कौन से वर्ष आपका पारित किया गया था? बताइए, 1972, 1980, 1981 या 1986? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1986। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, और उसके बाद 1986 में ये व्यापक पर्यावरण अधिनियम जस्ट इसके बाद जो है वो लाया गया था। तो इस घटना से भी आप इसको जोड़ करके उसके समय को याद रख सकते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता है, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 5 जून या 16 सितंबर? आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2026 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा। नहीं भी पता है तो आप अगर सर्च करते हैं ना, सर्च करके भी बता सकते हैं, ताकि एक बार सर्च करने से, लिखने मात्र से भी चीज़ें याद हो जाती हैं। 46 क्वेश्चन है, बायोडीजल प्राप्त करने के लिए किस पौधे का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? नीम है, जट्रोफा जिसको रतन जोत भी कहते हैं, बरगद या फिर तुलसी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? बायोडीजल प्राप्त करने के लिए किस पौधे का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा जट्रोफा यानी रतन जोत, और जट्रोफा और करंज के बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है जो स्वच्छ ईंधन का एक विकल्प है। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट प्रबंधन का जो 3R सिद्धांत है इनमें से क्या शामिल नहीं है? रिड्यूस यानी कम उपयोग, रीयूज यानी पुनः उपयोग, रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण, रिपेयर यानी मरम्मत? बताइए कौन सा जो 3R सिद्धांत है उनमें से जो है वो नहीं आता है?
ये हम आपको चित्र के जरिए बता चुके थे। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला रिपेयर। कचरा प्रबंधन के 3R सिद्धांत का जो अर्थ है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिपेयर जो है वो इसमें नहीं आता है। 48 क्वेश्चन है, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर कौन सा गुणवत्ता चिन्ह लगाया जाता है? एग मार्क लगाया जाता है, या फिर ISI, या फिर इको मार्क लगाया जाता है, मिट्टी का घड़ा, या फिर हॉल मार्क। जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं उन पे कौन सा गुणवत्ता चिन्ह होता है? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इको मार्क, यानी मिट्टी का घड़ा। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों की पहचान के लिए मिट्टी के घड़े के प्रतीक वाला इको मार्क जो है वो दिया जाता है। 49 क्वेश्चन आपका है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा चिन्ह जारी किया जाता है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर हॉलमार्क, एग मार्क, इको मार्क, या फिर ISI, कौन सा सही होगा? जो भी टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से या फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हों तो अवश्य इस वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो या कोई अपडेट सारी चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पर भी हम आपको डेली जो न्यूज़पेपर की आप देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड वहाँ पर भी करा रहे हैं, तो वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, फेसबुक से भी। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी यानी एगमार्क। एगमार्क कृषि उत्पादों के लिए DMI यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो एगमार्क आपका सही होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर इस वीडियो का, जिसका आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, और जिसका आंसर आपने जो पढ़ा है उसी पर बेस्ड ही जो है वो है। तो प्रश्न आपका क्या है कि यदि किसी पारितंत्र में सभी जो अपघटक हैं उनको हटा दिया जाता है तो पर्यावरण पर इसका सबसे गंभीर और त्वरित प्रभाव क्या होगा? अगर किसी पारितंत्र में सभी अपघटक को हटा दिया जाए तो पर्यावरण पर इसका सबसे गंभीर और त्वरित प्रभाव क्या होगा? उत्पादक की संख्या अचानक बहुत बढ़ जाएगी, या फिर मृत जीव और कचरे का ढेर लग जाएगा, और जो पोषक तत्व हैं उनका चक्रण रुक जाएगा। अपघटक बताया था ना मैंने, जो सड़े गले जीव होते हैं वो अपघटक करके फिर पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, या फिर सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। ये क्वेश्चन एक आपके लिए इसलिए भी पूछते हैं ताकि आप अपनी बुद्धि चलाएं और अपना जो भी चीज़ें आप पढ़ करके आए हैं उसको चेक करें कि आप कितना सही हैं। तो सभी लोग ट्राई सही गलत कुछ जरूर कीजिएगा, उम्मीद तो है गलत किसी का नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हुआ समाप्त। एक और चैप्टर रह गया है, इसके बाद अगर वो ज़्यादा लंबा जाएगा तो 2-3 पार्ट में देखेंगे, जो कि पदार्थ की अवस्थाओं से रिलेटेड है। कुल मान के चलिए उसमें जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपका उसमें जो है वो कवर होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपके अच्छे से कमेंट से मोटिवेशन मिलता है हमें, और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा और लोगों तक भी पहुंच सके। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। तो अभी के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।